नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल और मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं विचित्र सर, बाबा और सुमित सर। आज का मुद्दा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह से दिल्ली की राजनीति या कहें देश की राजनीति ने करवट ली है, बाबा अब तो विदेश के भी नाम जुड़ गए हैं। जर्मनी और उसके बाद अमेरिका से भी बयान आए हैं गिरफ्तारी को लेकर के। आज तो अमेरिका से कांग्रेस के जो खाते फ्रिज में उसको लेकर भी बयान आया है। तो कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया दिल्ली के एलजी साहब का, वीके सक्सेना साहब का। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को एश्योर करता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। उनमें से एक मतलब है कि क्या दिल्ली में कोई राष्ट्रपति शासन लगेगा, या अगर वो नहीं चलने देंगे, कुछ ऐसा टेक्निकल ग्राउंड उनके पास मजबूत है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, कोई और मुख्यमंत्री होगा, तो आम आदमी पार्टी से ऐसे कौन सा चेहरा हो सकता है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। और आज जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने केस की पैरवी खुद की है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हम। सबसे पहले बाबा, आपका ओपनिंग कमेंट इस पूरे मुद्दे पर क्या है, जो पूरी राजनीति चल रही है उसको लेकर। देखिए, जो मामला जो है ना, अब इस बात पर आके टिक गया कि शासन दिल्ली में होगा कि नहीं होगा। और शासन होगा जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा, तो क्या जेल से होगा क्या? तो कोई ऐसा नियम तो है नहीं। चीफ मिनिस्टर जेल चला गया, शासन तो चल सकता है। लेकिन दिक्कत है कैबिनेट का मीटिंग कैसे होगा। कोई नीतिगत फैसला, डे टू डे की बात तो हो सकती है, कोई नीतिगत फैसला कैसे लिया जाएगा, कैबिनेट कैसे बैठेगा वहाँ पर। कैबिनेट बैठेगा तो उसके लिए बाकी मिनिस्टर्स कहाँ आएंगे, पर होता कैसे, कोई भी सरकार कैसे चलती है। हर विभाग में जो है वो अधिकारी होते हैं, वो कोई प्रपोजल होता है, उस पर वो एक कोई स्कीम बनाते हैं। वो पहले जो है वो अधिकारियों से लेवल तक वो मिनिस्टर तक आता है। मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट में लेके आए, कैबिनेट में चर्चा होती है, उसमें कुछ ऐड करना है, घटाना है, वो करना है। उसके बाद कैबिनेट उस पर निर्णय लेती है, जिसको मुख्यमंत्री चेयर करता है। ये प्रक्रिया है। अब मुख्यमंत्री है आपका जेल में, शासन कैसे करेंगे? लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है, तो यही वजह है कि इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनको लगा कि दिक्कत है। अब तो यहाँ उनको इस बात की भी दिक्कत है कि उन्होंने अनुमति मांगी है कि हमको विधानसभा का जो सत्र है उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए, तो वो भी देखना होगा मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, आप देखिए, ये प्रदेश थोड़ा हेमंत सोरेन और केजरीवाल का थोड़ा बदला हुआ है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि विदेश की भी नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है, जर्मनी भी कुछ कह रहा है। अभी अमेरिकी राजनयिक को बुलाया जाएगा क्या, सरकार बुलाएगी क्या कि आप हमारे कौन होते हैं आप बोलने वाले हमारे इंटरनल मैटर में। तो वो इसलिए है, उन्होंने ये भी कह दिया है कांग्रेस के खाते सीज हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड अपोजिशन को मिलना चाहिए। तो बात बहुत थोड़ी दूर तक निकल गई है, चूँकि चुनाव का समय है, पूरी दुनिया की निगाह है। अब जो एक पुराना वो जो केस है ना, वो केस से जो है अब इस पर राजनीति ज़्यादा होगी और लोगों की दिलचस्पी भी होगी। तो देखना है कि आम आदमी पार्टी कैसे निकलती है, कितने दिनों तक ये बना रहता है। क्या ऐसे सरकार चल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ चल पाया अभी तक। तो वो ईडी की कस्टडी में है, बाद में जो जेल जाएंगे, तिहाड़ में रहेंगे, तिहाड़ में कैसे करेंगे। हालांकि तिहाड़ में भी कोई कैबिनेट की मीटिंग तो हो नहीं सकती है। अब वो चाहे तो अपना 2-3 मिनिस्टर है वहाँ पे कोई मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होगी ना भाई, कागज़ पे तो नहीं हो सकती है। ऑर्डर कैसे लिखोगे आप? जो कहा गया कि एक लिखित ऑर्डर लिया गया, उसको लेके बवाल मचाए। बवाल है कि भाई साहब लिखित ऑर्डर कैसे आ गया, बंदा तो जेल में है, तो किसने दिया, कहाँ कोई फाइल कहाँ से ले गया, कैसे फाइल ले गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो थोड़ी दिक्कत वाली हैं। लेकिन चूंकि अब इसका जैसे जैसे और दिल्ली का चुनाव नज़दीक आएगा ना, आप देखिएगा इसके कई और डायमेंशंस खुलने वाले हैं। 25 मई को चुनाव है ना दिल्ली में, तो देखिएगा कि 25 मई तक ये क्या टर्न लेता है, वो देखने वाली बात है। नहीं, इसी पर सुमित सर की जी पूर्णेंदु, 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये डिबेट मेरे ख्याल से अब इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए कि जेल से सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि आज एक जनहित याचिका आई दिल्ली हाई कोर्ट में। डिवीज़न बेंच थी, चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच थी, 2 जज बैठे थे, और उस जज ने ये कहते हुए खारिज कर दिया इस पूरी पिटीशन को कि भाई संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम इसको मना कर सकें कि आप जेल से शासन नहीं चला सकते। मुझे हो सकता है कि कुछ कानून हमारी नज़र में ना आए हों, चीफ जस्टिस कह रहा है, बेंच कह रही है कि हमको हो सकता है वो कानून ना पता हो,
जो लेके आए थे PIL, उनको कहा कि आप हमको कानून सिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ लिखा है भारतीय कानून की किताब में कि जेल से शासन नहीं चल सकता है। तो तमाम बहस हुई, ज़ेरा हुई। उसके बाद करीब 1.5-2 घंटे की बहस के बाद हाईकोर्ट की इस डिवीज़न बेंच ने इसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि जेल से शासन नहीं चल सकता। अगर वो जेल से चला रहे हैं तो फिर ये एग्जाम्पल दिया गया कि कल जो आपने शुरू किया कि LG ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, तो उन्होंने कहा ये एग्जीक्यूटिव का विषय है, जुडिशरी का विषय नहीं है। सरकार बनाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव के लोग ने चुनकर नेता चुना है। अब अगर एग्जीक्यूटिव को लगता है कि नेता चुना हुआ विश्वास खो चुका है, तो एग्जीक्यूटिव के पास तमाम स्टेप संविधान ने दिए हुए हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो जाए या कुछ और हो जाए। तो ये उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव कॉल ले ले, और एग्जीक्यूटिव का जो कॉल होगा वो जुडिशरी में चैलेंजेबल होता है। तो अगर कोई जुडिशरी आता है तो हम उसके हिसाब से फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस बिना पर आप PIL लेके आए तो ये इसको खारिज कर दीजिए। तो ये बात तो मेरे ख्याल से जब तक कि इस रूलिंग को ओवर रूल ना कर दिया जाए, तब तक इस बहस को किनारे रख देना चाहिए कि जेल से सरकार चल सकती है कि नहीं चल सकती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, किसी लोअर कोर्ट की बात नहीं है, और वो भी डिवीजन बेंच का 2 जजेस का फैसला है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि जो बाबा ने मामला उठाया कि भाई कैबिनेट मीटिंग कैसे बुलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, आप आदेश दे सकते हैं। आप जैसे जेल में मिलने की इजाज़त दी हुई है, उनका वकील ED की कस्टडी में, अभी तो जेल में है नहीं, पहले तो क्लियर कर लें, जेल अलग होता है और हिरासत अलग होती है। अभी हिरासत में है, ED की कस्टडी में है। पहले पिछले 7 दिन भी ED की कस्टडी में थे, अगले 4 दिन जो आज उनको मामला बढ़ गया है तो ED के पास ही रहने वाले हैं। मैक्सिमम एक वक्त में एक आदमी 14 दिनों तक हिरासत में रह सकता है। 14 दिन के बाद अगर आपकी चार्जशीट नहीं फाइल होती है तो आपको न्यायिक हिरासत में तब आपको जेल में भिजाया सकता है। तो शुरू के 14 दिन का अभी एक केजरीवाल के पास पीरियड है, तो अभी 11 दिन के लिए वो ED की कस्टडी में है। तो ED की कस्टडी में उनको ये कोर्ट से आदेश मिला हुआ है कि उनके वकील और उनकी धर्मपत्नी 1 घंटे के लिए रोज़ शाम को 7 से 8 मिल सकते हैं, और वो रोज़ शाम को मिलते हैं उनसे जाके। खाना भी घर का खाने के अलावा, क्योंकि बीमार आदमी है, डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट भी हैं केजरीवाल साहब। तो ये, लेकिन वहाँ आदेश देना, लिखित में देना, कागज़ साइन करना, ये बगैर जज की परमिशन के नहीं हो सकता है। ये ED की कस्टडी का जो भी राउज एवेन्यू का कोर्ट है जहाँ के ये मुकदमा चल रहा है, उन जज साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो मेरी जानकारी है, जो हमने रिसर्च किया, परसों हमने खबरों की खबर में पूरा ये दिखाया, संविधान ये कहता है कि देश में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं, 2 ही पद ऐसे हैं जिन पर फौजदारी और दीवानी के मुकदमे में अपराधी घोषित होने के बावजूद भी उनकी आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 2 ही पद ऐसे हैं। इन पर अगर आप दोषी पा भी गए कि आपने मर्डर भी किया है, आपने चोरी डकैती की है, आपने किसी की ज़मीन हड़प ली है, आप दोषी करार दे दिए गए किसी भी अदालत के द्वारा, तो भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती आके, क्योंकि आपको इम्यूनिटी मिली हुई है इन 2 पदों पर। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ये इम्यूनिटी नहीं है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। परंपराएं भी ये रही हैं, लालू यादव, जयललिता, हेमंत सोरेन, परंपरा भी यही रही है। ये मामला उल्टा है, इसमें अभी आरोपी हैं और मुख्यमंत्री हैं। अभी इनके अपराध साबित नहीं हुए हैं। 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है। अभी तो आरोपी हैं, ये साबित ही नहीं हुआ कि 100 करोड़ रुपए में लेन देन में इनका क्या रोल था। ED का ये आरोप है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए और आम आदमी पार्टी के गोवा चुनावों में उसका इस्तेमाल किया। अपने घर भी नहीं रखे, क्योंकि घर की छानबीन में कुछ मिला नहीं है। लॉकर देख लिए गए हैं, मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल के, संजय सिंह के, किसी लॉकर में किसी के घर से कोई कैश की बहुत बड़ी फिनोमिनल रिकवरी नहीं हुई है। यहाँ से 73,000 मिले, उनके यहाँ से 1 लाख मिले थे। ऐसा ही पैसा है जो अमूमन एक मिडिल क्लास घर में मिल जाता है, घर में रखा हुआ, जिसके घर में बुजुर्ग और बच्चे रहते हो, तीमारदारी में इस्तेमाल होता है। तो वो चीज़ भी नहीं साबित होती है। अब ऐसे में अगर सरकार चलाने वाला काम, जो बात बाबा कह रहे थे, अगर आपको अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में कोई कंप्यूटर नहीं मिला है, कोई लेटर पैड नहीं है, कोई पेन नहीं है उनके पास, ये सब चीज़ें जज के साहब के आदेश से ही आपको मिलते हैं। तो जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीते हफ्ते में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं कि हमारे पास जेल से आदेश आया, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल में बैठकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है, तो आदेश मौखिक होगा, वो आदेश लिखित नहीं हो सकता। क्योंकि जज से अगर लिखित है तो वो जो उन्होंने कागज़ दिखाया, आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, उन्होंने कागज़ दिखाया, उसमें 4 लाइनें लिखी हुई है 2 दूर से, और नीचे अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है। अगर वो लिखित में दिया गया है तो वाकई में तब इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, अगर वाकई में ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आतिशी ने फिर गलत बयानी की है।
आतिशी ने मिसलीड किया है। ये क्वाइट पॉसिबल है, जो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखते हुए, कि वो इस तरह के तमाम आदेश लिख के चले गए हों, जेल जाने के पहले बता के चले गए हों कि ये एक एक दिन के बाद, दो दो दिन के बाद रिलीज़ करते रहना। क्योंकि उसमें क्या है कि दवाई का इंतज़ाम करा दो, मोहल्ले में दूध पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गर्मी का मौसम है। तो ऐसी जेनरिक समस्याएं हैं जिसके बारे में कोई भी आदेश कभी भी एक मुख्यमंत्री को दे ही सकता है। तो हो सकता है वो आदेश लिख के चले गए हों और वो हर 2 दिन के बाद एक कागज़ पढ़ के उनके मंत्री लोग, उनके सांसद लोग, उनके विधायक लोग दिखा दे रहे हैं। पर उनको फिर गलत बयानी नहीं करनी चाहिए मीडिया के सामने आकर ये कहते हुए कि उन्होंने जेल से आदेश दिया है। ये नीतिगत फैसला नहीं हो सकता। ये इस तरह की बातें करने से आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो जाएगी। जो अभी हमदर्दी का माहौल बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सताया जा रहा है, उनकी शुगर डाउन हो गई है, उनका कोई रोल नहीं है। जैसे आज अरविंद ने, आपने बड़ी अच्छी बात की, अरविंद ने जेल में आज अपनी पैरोकारी खुद की, करीब 1-1.5 घंटा आर्गूमेंट किया उन्होंने जज के सामने, और बाकायदा एक एक पॉइंट पर किया। क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर वो चीज़ बताई कि अरविंद ने कैसे साबित करने की कोशिश की कि भाई ये जो शरद रेड्डी थे, जिसके जो अप्रूवर बाद में बन गए, जो अरविंद फार्मा वाले थे, जिन्होंने 50 या 55 करोड़ का बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया, ये पूरा खेल यहीं से शुरू हुआ। मतलब जब नीति बन रही थी, शराब नीति, तब कहीं भी घोटाला नहीं था। जब ईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली और ईडी ने इन तमाम लोगों को उठाया, इन पे प्रेशर क्रिएट किया, इनको अपना अप्रूवर बनाया, इनके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के खाते में गए, तब मामला पलटकर इस शराब नीति को कथित तौर पर घोटाला नीति या करप्शन नीति के तौर पर पेश किया गया। ये अरविंद केजरीवाल का तर्क था जो उन्होंने अपने जज के सामने बोला है। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड चीज़ों में आ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, 55 करोड़ का पैसा बीजेपी या 50 से 55 करोड़ जो भी एग्जैक्ट फिगर है, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो इस मामले में, शराब घोटाले में अप्रूवर बना। अप्रूवर मतलब सरकार का, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोले, गवाह, सरकारी गवाह बना। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी बातों से बीजेपी को घेर रहे हैं कि आपको बेनिफिट हुआ, मुझे नहीं हुआ। और एक ही लाइन बोलूँगा बस, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि ईडी का जो है ना कन्विक्शन रेट वो लेस देन 1% है। मतलब 100 केस 100 आदमी उठाती है, किसी 100 केस में एक ही केस प्रूव कर पाती है। तो ये भी ईडी के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। अब किसी बात से विजित सर आपसे जो सवाल है कि ईडी और सीबीआई के मिसयूज़ को लेकर के बहुत बात हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसको एक पॉलिटिकल वीपन बना लिया है मोदी सरकार ने, और केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी के बाद, जो कि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और प्रचंड बहुमत के साथ 2020 में और 2015 में वो ऐसे बहुमत के साथ आए जो मतलब अभूतपूर्व है। तो ऐसी सरकार, विपक्ष का आरोप है ऐसा, आम आदमी पार्टी, और 31 मार्च को एक रामलीला मैदान में विपक्ष एक ज्वाइंट रैली भी कर रहा है इस मुद्दे को लेकर के, जिसमें ये मुद्दे भी उठेंगे। आप इस आरोप को विपक्ष के कैसे देखते हैं? क्योंकि मीडिया तमाम रिपोर्ट्स भी हैं कि जो एक्शंस हैं ईडी सीबीआई के, उनमें ज़्यादातर निशाने पर विपक्ष के नेता हैं। ज़्यादातर क्या, सारे 95%, हाँ वही कि इंडियन एक्सप्रेस की ईडी जितने लोगों पर कार्रवाई कर रहा है उनमें 95% विपक्ष के लोग हैं। तो ये अपने आप में ही एक शंका, एक रहस्य पैदा कर देता है। बाबा ने बताया ही कि एक तो 1% ही है, तो इसका मतलब ये है कि सारा मामला मोटिवेटेड है। तो ये चीज़ें तो हैं, क्योंकि अगर सारा विपक्षी चोर है, अभी आज ही इंडियन एक्सप्रेस नहीं, किसी एक जगह खबर आई है कि प्रफुल्ल पटेल का मामला रफा दफा हो गया है, उनके खिलाफ तमाम मामले थे वो रफा दफा हो गया है। तो इस तरह की खबरें अगर आ रही हैं तो ये बताता है कि आप कहाँ खड़ा हैं, उसके हिसाब से चीज़ें तय हो जाती हैं और ये होंगी। असल सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। बाबा ने और सुमित जी ने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बताया। कोई भी व्यक्ति अगर वो जेल जाता है या कहीं हिरासत में जाता है, वहाँ भी जब तक वो विचाराधीन कैदी है उसके मौलिक अधिकार कायम रहते हैं। तो वो मौलिक अधिकार अरविंद केजरीवाल के तो हैं। वो मौलिक अधिकार एक आम नागरिक का भी होगा। एक साधारण आदमी जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत न हो, उसका भी मौलिक अधिकार उतना ही है जितना किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का हो सकता है, अगर वो विचाराधीन कैदी हो तो भी। लेकिन सरकार चलाना जेल से, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।
ये बात सही है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि हमारा मामला नहीं है जांच करने का, लेकिन ये भी सही है कि जो कुछ चलेगा उसमें हर फैसला हाई कोर्ट तय करेगा, या हाई कोर्ट मतलब कोर्ट तय करेगा कि आप जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं, आपको मीटिंग के लिए परमिशन लेना होगा, इजाज़त लेनी होगी, वो सब कुछ जेल से कोर्ट से ही तय होगा। तो ये पेचीदगी है। असली बात ये है कि यूगोस्लाविया में एक बड़े समाजवादी चिंतक हुए थे, मनोवर जलास, वहाँ के उप प्रधानमंत्री भी थे, बहुत बड़े समाजवादी। जिस समय यूरोप में समाजवाद चरम पे जा रहा था उस समय उसके एक प्रखर नेता थे। उन्होंने कहा था कि समाजवाद 10% सिद्धांत है और 90% आचरण है। राजनीति के बारे में अगर उसको हम कहें तो कह सकते हैं कि राजनीति भी 10% ही सिद्धांत है, 90% आचरण है। 10% सिद्धांत तो अरविंद केजरीवाल ने तब दिखाया था जब वो अन्ना आंदोलन से निकले थे, लेकिन जब 90% आचरण में उतारने की बारी आई तो वो पूरी तरह पलट गए। ये सही है कि जिस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें ठीक चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी एक सवाल पैदा करता है, लेकिन ये भी सही है कि अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो उसके बाद पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अभी कहा गया कि उनको उससे पहले भी जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन लोगों ने, वो लोग भी दोषी नहीं ठहराए गए थे। जब 1997 में लालू यादव गिरफ्तार हुए थे तो लालू यादव दोषी नहीं थे। दोषी तो छोड़िए, तब तक लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं हुआ था। जब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ चार्जशीट तक नहीं था, चार्जशीट भी उनके खिलाफ अभी तक लागू नहीं हुआ था, फिर भी वो इस्तीफा देना पड़ा था। शायद लालू यादव भी कोई ऐसा तो नहीं है कि पद छोड़ने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी पत्नी को बनाया, ये दूसरी बात है। और तमिलनाडु में एक मंत्री को जब वो मामला आया था और वो इस्तीफा नहीं दे रहा था तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं तुम इस्तीफा दो। जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन भी मंत्री रहे लंबे समय तक, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये कुछ दिनों तक कवायद चलेगी और मुझे लगता है कि इसको चुनाव तक खींचने की कोशिश होगी, क्योंकि चुनाव तक ये केजरीवाल चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। और हमें लगता है कि सरकार भी शायद, जो केंद्र सरकार है, जो एक राजनीतिक खेल दोनों के बीच चल रहा है, उसमें इनको तब तक के लिए छोड़ सकती है ताकि कोई उसको डेंट न लगे, अपने फायदे के लिए छोड़। एक अगला बाबा इसमें पॉइंट निकल के आ रहा है कि जेल से सरकार चलाने का जो इन्होंने निर्णय लिया है वो बहुत सोचा समझा है। उसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है, किस तरह से उनको लग रहा है इसका चुनावी फायदा होगा, उसको लेकर के बाबा आपकी राय क्या है? और इन केस अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है उनका एजेंडा, हो सकता है वो चेंज करें, तो अगर वो चेंज करने की सोचेंगे तो केजरीवाल के बाद कौन? एक बड़ा सवाल ये भी है। एक बात तो सुमित ने साफ साफ बताई कि जेल से कैसे चलाएंगे, उसके पहले ही क्या कुछ लिख के चले गए, साइन करके चले गए। तो मुझे लगता है कि सुमित ने आम आदमी पार्टी के डीएनए को अच्छे से पकड़ा है कि केजरीवाल साहब ऐसा कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक साइन कर दीजिए, आप बजाते रहिए, हर महीने सैलरी सबको मिलते रहेगी। लेकिन सर ऐसे सरकार नहीं चलती है। मतलब आपको जो सब दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो सब ढेर सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। आप डे टू डे का चीज़ मौखिक बोल के कि ये करा लो वो करा लो, यहाँ पे एक माहौल भी आप बना सकते हैं कि नहीं नहीं वो जेल में रह के भी जनता के बारे में सोच रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। ये सब आप थोड़े दिनों तक ये प्रयोग कर सकते हो, लेकिन और क्या पता तिहाड़ चले जाए तो थोड़ी बेहतर स्थिति में हो, क्योंकि जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर है तो थोड़ा वेल प्लेस्ड हो वहाँ पे। उनके लिए अलग कमरा भी बन रहा है, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि तैयारी शुरू हो गई है उनके लिए कि उनके लिए वो किस ढंग से कमरा होगा, कहाँ रहेंगे। तो और कैबिनेट करना है तो 2-3 मंत्री है तो वहाँ भी छोटी सी कैबिनेट हो सकती है सत्येंद्र जैन है। मतलब मैं ऐसे लोग जो बोल रहे हैं ना, ऐसे मीम्स चलते हैं ना भाई सोशल मीडिया पे कि तिहाड़ के जेलर बोलते हैं कि अब मैं स्टेक क्लेम कर देता हूँ, सारे नेता तो मेरे पास है। तो उस लिहाज से कहता हूँ। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, ये परिपाटी शुरू नहीं होनी चाहिए। देखिए आप हेमंत सोरेन एक झारखंड का आदमी, आदिवासी मुख्यमंत्री, आप उसने भी इस्तीफा दे दिया ना। आप तो IITian हो भाई साहब, मतलब IRS अफसर हो,
कुछ तो लिहाज करो। आपने पॉलिटिक्स भी शुरू की थी वहाँ से कि भाई आरोप लगे तभी रिजाइन कर देना चाहिए। तो अब आपकी बारी भी है, तो जनता ये भी देखेगी। लेकिन क्या जनता उन चीज़ों को, क्यों कहा जाता है जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। जब अब हम अपने जो आसपास लोगों से पूछते हैं, यार केजरीवाल जेल चला गया, हमारी भी तो एज पत्रकार उत्सुकता होती है ना, तो बोलते हैं कि औरतें जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा वो है, नाराज़ हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, उनको राशन देता है, उसका जो आवागमन है वो फ्री है, बिजली जो है इतना यूनिट फ्री है। ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों के जीरो बिल आते हैं, बहुतों के नहीं भी आते हैं जो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, एक इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। क्या वो 25 मई तक कैरी करेगा क्या? क्योंकि ये बात तो है ना कि दिल्ली की जनता दो अलग अलग तरह से व्यवहार करती है। दो अलग अलग चुनाव में, विधानसभा में एक तरफा व्यवहार करती है, लोकसभा में एक तरफा व्यवहार करती है। तो अब इस बार ये क्या मोमेंटम पकड़ेगा, क्योंकि इसको जो है वो आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। और इसलिए ये इमेज बनाई जा रही है कि देखिए आपके मुख्यमंत्री को गलत तरीके से जेल भेजा जा रहा है और फिर भी वो आपके हित में ये आदेश जारी कर रहा है। ये बहुत बड़े स्पिन डॉक्टर्स जो उनके बैठे हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो इमेज बिगड़ रही है उसको किस ढंग से सीधा रखा जाए। तो ये एक बहुत बड़ी जो काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन कब तक कर पाएगी? क्या जो इनका तो 25 मई तक ही है ना, अब तो इनके सांसद भी नहीं बचे। एक बात, सांसद भी बीजेपी में चले गए पंजाब से, तो अब ये नहीं रहेंगे, पार्टी का क्या होगा? जिस ढंग से सांसद चले गए, क्या कोई इनके दिल्ली में भी कोई बैठा है जो कि पार्टी जो है वो कुछ विधायक लेके बीजेपी में चला जाए? क्या पंजाब में कोई कुछ ऐसा हो सकता है? ये सारी चीज़, जब आप लीडरशिप आप मेन जेल में है, और केवल केजरीवाल ही जेल में नहीं है, नंबर 2 नंबर 3 बोल लीजिए, जो मनीष सिसोदिया, ये सब भी जेल में है। तो एक पार्टी पे संकट है और इसको एड्रेस करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। चाहे आप आतिशी को बनाना चाहिए, चाहे किसको भी बनाना चाहिए। और ये जल्दी जितना जल्दी निर्णय लेंगे, मुझे लगता है उनके पार्टी के लिए अच्छा होगा। मैंने बगैर आपसे पूछे माइक ले लिया, आप मॉडरेट कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने जो बातें कही ना, उसमें दो तीन चीज़ें निकल कर सामने आती हैं पूर्णेंदु। पहला तो ये कि संविधान में ग्रे एरिया है, उस ग्रे एरिया का इन्होंने फ़ायदा उठाया कि भाई मैं जेल से रहकर भी काम कर सकता हूँ, और कर ही रहे जैसे भी है। उसको आप करना मानिए ना करना मानिए, पहले से लिख के चले गए, जैसा भी है। इस्तीफ़ा नहीं दिया मुख्यमंत्री। आज की तौर पे भी आप जब लिखते हैं, बड़ा अजीब लगता है कि अब आप हेडलाइन लिखते हैं या एंकरिंग करते टाइम बोलते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 7 दिन की कस्टडी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 दिन और हिरासत में, दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत नहीं। तो भाई ये मुख्यमंत्री के साथ जेल की बात कहना या हिरासत की बात कहना अपने आप में मेरे अपने करियर में बहुत अजीबोगरीब है। ये इतने लोगों को देखा जेल में जाते हुए, इतने पॉलिटिशियंस को सज़ा के सुनते हुए, पर मुख्यमंत्री के साथ कहना या विधायक के साथ कहना, सिटिंग जो, हाँ पूर्व तो भी समझ में आता है, ये पूर्व होता था, ये अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इस जो बाबा ने कहा ना कि इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, अब मैं इसकी रेमिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया? अरविंद केजरीवाल तो IITian है, अरविंद केजरीवाल का दिमाग तो, बाबा के शब्दों को चुराते हुए कह रहा हूँ कि भाई उनको तो मिसाल कायम करनी चाहिए थी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर गए, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। बाबा मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का वक्त बाकी है दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। आपकी पार्टी के अंदर जिस तरीके से आप अभी अलायंस करके चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इन परिस्थितियों में अगर आप बीजेपी के आगे सरेंडर करते हुए दिख जाते तो आप दिल्ली का चुनाव कैसे लड़ते? दिल्ली का चुनाव 1 साल के बाद ही है। भले मान लो लोकसभा के साथ बीजेपी 2 बार से जीतती आ रही है, हो सकता है 24 में इस साल भी जीत जाए, पर आपको विधानसभा तो आपको 70 में से 60-65 जीतनी है ना, जितना आपका रिकॉर्ड रहा है, या 35+ तो लानी है ना वो लाने के लिए। तो इसीलिए बीजेपी के आगे झुकना नहीं है, तो हम जेल चले जाएंगे, उसके लिए आपने आपको तैयार कर लिया। दूसरी और बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ऐसा इनके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नेता मनीष, संजय, सत्येंद्र सब जेल में हैं, तो भाई इनके बाद कौन, कमान किसको देंगे? और क्या आतिशी की वो एक्सेप्टेबिलिटी है पार्टी के अंदर जो मनीष की है या संजय सिंह की है? इनकी, मैं अरविंद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या सौरभ भारद्वाज की वो एक्सेप्टेबिलिटी है? क्या पंजाब में बैठा भगवंत मान सौरभ भारद्वाज को मुख्यमंत्री या अध्यक्ष मानेगा पार्टी का?
मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या इटालिया जो गुजरात का प्रभारी है, जिसकी अगुवाई में पार्टी 12-13% वोट लेकर आ गई गुजरात विधानसभा में, क्या वो इन नेताओं को अपना नेता मान लेगा? आतिशी को या सौरभ को या गोपाल राय को? नहीं मानेगा। ये डर पार्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त है कि जैसे अरविंद हटे तो वैक्यूम है। अरविंद के बाद के जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 चले गए हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। राघव चड्ढा की चुप्पी बहुत अजीब है। राघव चड्ढा पता लगा इलाज के लिए कहीं विदेश में, जर्मनी वगैरह में आँख के इलाज के लिए गए, जो अपने सहयोगी बताते हैं, पर कोई वीडियो नहीं। मैंने राघव चड्ढा के कितने वीडियोस बाहर से किए हैं। जब इंटरव्यू देना चाहते थे कहीं से बैठ जाते थे जूम पे। इस बार भी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों राघव चड्ढा उपलब्ध नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो अजीब सी एक पार्टी के अंदर उनकी एब्सेंस की वजह से बेचैनी है, ये बहुत कुछ कह रही है। और इसीलिए सुनीता केजरीवाल जी जो सामने आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए। पार्टी की नंबर 2 को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जनता की नज़रों में डाला जा रहा है कि केजरीवाल नहीं तो सुनीता केजरीवाल होंगी। और इसीलिए वो जो कुर्सी है जिसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जिस पर मुख्यमंत्री बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसकी बाईं तरफ अंबेडकर साहब और एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगी है, उस पर सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं। वो एक कुर्सी खाली भी नहीं छोड़ रही हैं कि ये कुर्सी मुख्यमंत्री की थी, मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ बैठी हूँ। क्या हमने उस कुर्सी पर बैठकर कभी किसी और आम आदमी पार्टी के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? नहीं देखी है। मुझे तो याद नहीं पड़ती, अगर हो तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या सुनीता केजरीवाल को जानबूझ के उस कुर्सी पर बिठाया गया सिंबॉलिकली पिक्चर के हिसाब से कि अरविंद की असली उत्तराधिकारी ये हैं? क्या ये भी विचार मंथन चल रहा है? इसका मतलब फिर तो लालू यादव राबड़ी देवी में कोई अंतर नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि बाबा यादव राबड़ी देवी हो गया या अरविंद केजरीवाल हो या सुनीता केजरीवाल। जो आपने कहा कि पार्टी में बिल्कुल नहीं, आप जो सुमित जी ने कहा कि भाई पार्टी में उसके बाद कौन है, कोई सारे जो है नंबर 2 नंबर 3 जेल में है, वो नंबर 2 नंबर 3 भी नहीं थे। दरअसल आम आदमी पार्टी यहाँ आकर इसलिए फंस जाती है कि वो पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड पार्टी है। एक केजरीवाल के बाद फिर दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं है। 1 से लेकर के 100 तक केजरीवाल हैं। वो लगता है कि कभी कि अचानक मनीष सिसोदिया बहुत ताकतवर हैं, कभी लगेगा कि संजय सिंह ताकतवर हैं, कभी अभी कुछ दिन पहले तक तो लगता था जो राघव चड्ढा का नाम लिए कि राघव चड्ढा से तो ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन चलाएंगे सरकार वहीं। तो लेकिन इसलिए कि केजरीवाल ने पूरी तरह उस पार्टी को केंद्रीकृत बनाया। जो आदमी विकेंद्रीकृत करने के बाद नाम पर राजनीति में आया था कि सत्ता किसी एक की मुट्ठी में नहीं होनी चाहिए, उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों को अपनी मुट्ठी में रखा। तो जो बात सुनीता केजरीवाल वाला सुमित जी ने कहा, ये इनके साथ दिक्कत क्या है, जो अभी हमको एक और जानकारी मिली कि चूँकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो जहाँ पूर्ण राज्य नहीं होता है वहाँ आप बगैर विधायक हुए शायद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपको जैसे राज्य में तो ये है ना कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे 6 महीने में, लेकिन शायद जो हमें जानकारी मिली है, मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आप जब तक पूर्ण राज्य विधायक नहीं होंगे तो नहीं बन सकते। हमें लगता है कि ये सारा पेच यहीं फंस रहा है। अगर यहाँ पर सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई थी, हाँ ये बात सही। तो क्या वो विधायक जीत करके मुख्यमंत्री बनी थी? नहीं, बात सही कह रहे हैं आप। नहीं, विधायक नहीं थी वो। या ऐसा होगा विधायक या फिर सांसद? नहीं, सांसद तो नहीं होगा, विधायक ही होना चाहिए। और मुझे ये लग रहा है, हाँ कंफर्म करिए इसको। नहीं, आपका सवाल ये सही है एकदम, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया कि वो भी विधायक नहीं थी उस समय, हमको याद है। हाँ, क्योंकि तो नहीं वो 1 या 2 महीने ही मुख्यमंत्री रही थी। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ों में ये है कि इनके पास बीजेपी से इनको जितना डर है उतना ही अपनी पार्टी में भी शायद डर है कि हम किसी को राज तो दे देंगे, वो पता नहीं क्या खेल करे। क्योंकि जब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड राजनीति की ये बुनियादी खामी होती है कि उसमें आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो दिक्कत इनको मुख्यमंत्री पद न छोड़ने के लिए तो आजकल बीजेपी में भी हो गया ना। नहीं देखिए, बीच तो कहते हैं कि 2 आदमी मतलब 2 आदमी की चल रही है, वहाँ हमेशा 2 आदमी की चलती रही है, लेकिन वो 2 आदमी पूर्णकालिक या चीरकाल के लिए जैसा नहीं होते हैं। यहाँ
चाहे वो ये पूरी तरह से प्योर एक आदमी की पार्टी है। भगवंत मान नहीं है पंजाब में मुख्यमंत्री, ये तो केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री, वो तो पूर्ण राज्य लेकिन पार्टी पूरी तरह परिवार और रिश्तेदार के भी नहीं, रिश्तेदार के नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। लेकिन वो पार्टी के कर्ता धर्ता, पूर्ण कर्ता धर्ता वो कितने हैं, ये क्या आपसे छुपा हुआ है? अगर हैं पूरी तरह से, वो बहुत बड़ा फैसला एक भी ऐसा हो कि जो ले लिए हो, बता दीजिए। तो ये आरोप तो फिर बहुत सारे उस पे नहीं, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, क्योंकि हम दूसरे से अगर बीजेपी से तुलना करें तो बीजेपी के साथ क्या है कि उसके पास एक कैडर बेस्ड, एक आरएसएस की पृष्ठभूमि है, उनकी कई चेक एंड बैलेंस है। ये चीज़ जैसे लालू यादव की पार्टी हुई, अखिलेश यादव की पार्टी हुई, केजरीवाल की पार्टी हुई। अरविंद केजरीवाल, मैं एक मिनट, ये सवाल है, सुमित सर कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं आपको अरविंद सर क्या लगता है कि केजरीवाल कोई परिवारवादी पार्टी है? क्योंकि क्या अभी तक परिवार के किसी सदस्य का कोई बड़ा पद है पार्टी में? सर को देता हूँ, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरह का इशारा दिख रहा है राजनीतिक, उसमें ये लग रहा है कि ये परिवारवादी पार्टी ही आगे बनेगी। ये लगता है या नहीं, ये कुछ दिन बाद पता चल सकता। देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है विचित्र की, कि ये तो कर्मों से पता लगेगा ना। हम पंडित तो हैं नहीं कि भविष्यवक्ता है और हमने देख लिया कि सुनीता केजरीवाल बन रही है, कि आतिशी बन रही है, सौरभ बन रहे हैं। जब जो बनेगा हम उसका विश्लेषण करेंगे। हम तो आकलन करते हैं परिस्थिति का। तो परिस्थिति अभी का तौर पे ये सुनीता केजरीवाल जी का सामने आना, अरविंद जी के जाने के बाद, वो उनके सामने भी उनके रहते हुए भी आ सकती थी। भाई बीते 3.5-4 महीने से समन आ रहे थे, तब तो सुनीता केजरीवाल कभी सामने नहीं आई, तब तो एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। क्यों उस कुर्सी पर बिठाया गया? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थितिजनक होती हैं, उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैं कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ और ये एक और चीज़ें उद्वेलित करने के लिए छोड़ के जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, एक और चीज़, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, जो अखबारों में, सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ में देखता हूँ, डिजिटल पे, क्या जानबूझकर ये कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनाई गई है केंद्र के साथ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति कन्फ्रंटेशन की राजनीति रही है। वो टिपिकल ममता बनर्जी स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं। उनको लड़ते झगड़ते, जुझारू रहते राजनीति करने में आनंद आता है। और ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ना, जेल में जाने के बावजूद भी, क्या जानबूझकर पोक किया जा रहा है केंद्र सरकार को कि हाँ मुझे बर्खास्त कर दो, हाँ मेरी सरकार को हटा दो, मेरे को हमदर्दी मिलेगी, मेरे पास 60-70 जो मेरे विधायक हैं? क्योंकि अगर आप वहाँ रहे तो जैसे कल पंजाब में एक विधायक टूट गया, एक सांसद टूट गया, दिल्ली में भी टूटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिस मोमेंट पे आपकी सरकार बर्खास्त होगी, जिस मोमेंट पे आपकी सरकार को एलजी हटाएगा, सो कॉल्ड केंद्र सरकार आपके पास एक एजेंडा होगा कि ये लोकतंत्र की विरोधी सरकार है, चुने हुए विधायकों को, चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर दिया। क्या ये जानबूझकर कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी और एलजी जो है वो उनको बर्खास्त कर दें? क्यों बाबा? जी हाँ, नहीं, ये एकदम प्लेइंग टू गैलरी है। और जो भी हो रहा है ना, मुझे लगता है बहुत ही स्क्रिप्टेड। मेरे पास टाइम बहुत कम। बस मैं आपका ही बस आखिरी, मैं इसमें सिर्फ एक सवाल ऐड कर रहा था जो सुमित सर ने बोला, उस पर आप कमेंट करिएगा। एक ये कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इससे निकल रहा है, वो शरद रेड्डी का नाम बार बार आ रहा है, तो एक लार्जर पिक्चर में इलेक्टोरल बॉन्ड में और भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ ये मीडिया की सुर्खियां बन के रह जाएगा या इस पर आगे कुछ होगा, कुछ सजा होगी, कुछ जांच होगी, कुछ होगा? देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी बहस की है तो बहुत अच्छी दलील दी है। मतलब पढ़े लिखे होने का फ़ायदा जो होता है ना, वो उन्होंने उठाया है। सब चीज़ को इधर से उधर से जोड़ने की बात कही, यहाँ तक कह दिया कि जो धारा पे आप मुझे बंद कर रहे हो, चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी नहीं बंद होता है। तो चांदनी चौक वाले को भी नाराज कर गए। हाँ, चांदनी चौक ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। प्रवीण जो बीजेपी का कैंडिडेट है, खंडेलवाल, वो मुहिम छेड़ रहे हैं कि चांदनी चौक को बदनाम कर दिया। तो मैंने, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने वहाँ के जेब कतरों की बात की, चांदनी चौक के संतों महात्माओं की बात नहीं की है। तो लेकिन देखिए, खंडेलवाल संत महात्मा होंगे शायद। एंड ऑफ द डे क्या है यार, ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने के लिए पोस्चरिंग करनी है। तो सब कुछ जो हो रहा है ना, ये 25 मई के इलेक्शन और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जितना आप केजरीवाल को पुश करोगे, आप उतना वो उसको मुद्दा गोल गोल बनाते रहेंगे। अपने आप को जो है वो कि भाई आपका बेटा, वो शुरू करते हैं ना, आपका भाई, आपका वो, तो उसको जो है, और मैं आपके लिए ये करने वाला। और केजरीवाल दोनों ऐसे लगता है कि हम ही हैं तो ये देश है या ये दिल्ली है। वो है तो दिल्ली है, और दिल्ली की महिलाओं को हमें इतना चीज़ देना है। और देखिए, हमको जेल में भेज दिया तो हमको बचाइए, तो उसी की रणनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा है।
तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल हम बैठेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।